नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं हिंदी पॉडकास्ट न्यूज़ लॉन्ड्री का अनिल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ बजट के ऊपर बात करने के लिए एक विशेष मेहमान है। प्रोफेसर अरुण कुमार अर्थशास्त्री हैं, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे दो साथी हृदय जोशी और आनंद स्टूडियो में हमारे साथ है। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। बहुत स्वागत है, आनंद और नमस्कार। हृदय। हमारा जो न्यूज़ लॉन्ड्री का 12वां सालगिरह फरवरी के महीने में है। 12 साल का हो गया आप लोगों के समर्थन से, सब्सक्राइबर्स के समर्थन से। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम सब्सक्राइबर्स का जो इस 12 साल के सफ़र में हमारे साथी बने, सहयोगी बने। आप लोग अपने संदेश हमें भेजें, अपने वीडियो बनाकर हमें भेजें। हम उनको सोशल मीडिया और अपने तमाम जो हमारे यूट्यूब माध्यम है उन सब पर इसको आपकी जो भी सुझाव हैं, आपकी आलोचनाएं हैं, क्रिटिक है, उस सबको साझा करेंगे। ये बजट जो है, इस बजट में ये अंतरिम बजट था और पूरा बजट जैसा कि मैंने कहा जब नई सरकार बनेगी तब वो आएगा। तो लेकिन पिछले बार के मुकाबले देखें, पिछले मेरे ख्याल से 2004 ऑनवर्ड अंतरिम बजट ही आता है आखिरी में, साल के सरकार के आखिरी साल में। और वो प्रक्रिया जारी है। तो अंतरिम बजट में भी आमतौर पर सरकारें कुछ लोक लुभावन जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स की घोषणा करती रही, लेकिन इस बार कोई नई घोषणा नहीं, कोई पॉपुलिस्ट स्कीम नहीं है, टैक्स में कोई रियायत नहीं है। अगर हम इसकी तुलना पिछले बार की अंतरिम बजट से करें जो कि 19 में आया था, तो आप देखिए कि उस समय किसान योजना शुरू की थी, किसानों को जो डायरेक्ट बेनिफिट देने की योजना शुरू की गई थी। 5 साल तक जो इंडिविजुअल जो पेंडिंग पड़े इनकम टैक्स के केसेस थे, जो 5 साल से ज़्यादा, उसको माफ़ करने का ख़त्म करने का निर्णय उसी साल आया था। तो कुछ चीज़ें थी जिससे कि हर तबके को खुश करने की एक मैसेजिंग थी उसमें, बहुत साफ साफ। उस नज़रिए से देखें तो इस बार बजट में ऐसी कोई अपील नहीं है कि जिससे लगे कि सरकार बजट के जरिए लोगों को कंसोलिडेट करना चाह रही है, वोटरों को लुभाना चाहती है। जो अभी ये जो बजट था, इसकी ऑप्टिक्स हमें देखनी चाहिए। इसकी ऑप्टिक्स है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और हम आगे चल के एक विकसित देश बन जाएंगे 2047 तक। और यही अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट के भाषण में एक दिन पहले भी यही था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनाई कि क्या क्या इस सरकार ने किया है 10 साल में। और ये भी कहा गया कि जो पहले के 10 साल है उसके कंपैरिजन में अभी ये 10 साल बेहतर गुजरे हैं। तो मेरा मानना है ये जो ऑप्टिक्स है यही अपने आप में उनको लगता है कि इलेक्शन के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उन्होंने जो स्कीम्स गिनाई कि हमने सब सेगमेंट्स के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है, ट्राइबल्स के लिए किया है, दलित के लिए किया है। तो उनको लगता है कि अब इतना सब तो हमने कर दिया है, तो अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हमें देखना है कि जो उनका आगे का प्रोजेक्शन है, क्या वो ये बजट फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो आगे का प्रोजेक्शन ये है कि पहले कहा गया था कि हम $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो जाएंगे 2024 तक, वो नहीं हुआ। 2027 का टारगेट रखा है। फिर 2030 तक हम $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे और 2047 तक हम $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, यानी कि हम एक विकसित देश हो जाएंगे। तो इस ये बजट क्या उस दिशा में जाता है। दूसरी बात हमें देखना है कि ये बजट कितना ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसमें जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का हल है या नहीं है। तो जैसे कि समस्याएं क्या गिनाई थी, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हमारे जो 4 कास्ट्स हैं, गरीब है, युवा है, महिलाएं हैं और किसान है। तो क्या ये जो 4 कास्ट हैं इनके लिए कुछ अतिरिक्त किया गया है? क्या उनकी जो मतलब उनको ये नहीं कि आप उनको कुछ गिव अवे दें, क्या उनके लिए कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं जिसपे आप उनको जो है और बेहतरी पे ले जाएं? अगर वो बेहतरी पे नहीं जाएंगे तो आपकी डिमांड जनरेट नहीं होगी, और डिमांड जनरेट नहीं होगी तो फिर आप जो रेट ऑफ ग्रोथ जो आपका अर्थव्यवस्था का वो कम रह जाएगा। और जब रेट ऑफ ग्रोथ कम रह जाएगा तो फिर आप जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन का, $60 ट्रिलियन का और $30 ट्रिलियन का, वो लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होने के लिए आज $3.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, उसके लिए हमें 10.5% का ग्रोथ रेट चाहिए, और वो भी 24 साल के लिए। 24 साल 10.5% का ग्रोथ रेट मुझे नहीं लगता कोई भी दुनिया की अर्थव्यवस्था ने अचीव किया है।
तो पहली बात तो ये कि ये एक लोक लुभावन एक वायदा है। जो हिस्सा इसमें माइनॉरिटी का है वो बहुत ही मिनिस्क्यूल हो गया है। वेलफेयर की स्कीमें जो हैं टीएससी और इसके नज़रिए से देखा जाए, प्लस शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों में भी बजट का बहुत कम हिस्सा लगातार घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से जब आप कहते हैं कि एक बड़ी यंग इकोनॉमी है, इसका हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत हैवी होने वाला है, तब शिक्षा और स्वास्थ्य पर इतना कम जो वो है बजट है या निवेश है, इसके नज़रिए से मैं कमेंट्री चाह रहा हूँ। और प्लस वेलफेयर की जो ST/SC की स्कीमें कम में बजट का कम हुआ, या माइनॉरिटी का बजट जो कम हुआ, इसको आप किस नज़र से देखते हैं आनंद? 3 साल पहले वित्त मंत्री का स्पीच 2 घंटे 42 मिनट का था, इस बार 58 हिस्ट्री का वो सबसे बड़ा बजट हो गया, बजट स्पीच था। तो वोट ऑन अकाउंट था। तो वोट ऑन अकाउंट जनरली क्या है कि जो बजट का मुख्य काम है कि कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, उसका लेखा जोखा देना। सिर्फ तो बहुत हद तक ये बजट वहीं तक सीमित रहा है। ये एक बात और है कि पिछले कुछ सालों में एक और ट्रेंड है कि बहुत सारी घोषणाएं जो हैं वेलफेयर स्कीम्स की भी और बहुत योजनाओं की बजट में नहीं आके कहीं और आती हैं, बाद में आती हैं। हाँ, ये भी एक ट्रेंड है कि जो प्रधानमंत्री एक इवेंट के जरिए उसकी घोषणा तो करते हैं। ये भी एक देखा गया। कुछ मूल बातें हैं, मैं उस पर आऊँगा। हाँ। आपने जो पूछा कि जैसे कि सरकार का प्रोजेक्शन है 7.3% ग्रोथ रेट का भी, जिसको IMF ने भी 6.7 शायद बताया है कि है, और IMF ने माना है कि भारत अभी सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है। और लेकिन कुछ जो प्रोफेसर कुमार ने भी जिस ओर संकेत दिया है कि इसको सस्टेन करने के लिए लंबे समय तक जो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है, हमारा जो घरेलू जो उपभोग है, उसका रेट, वो डिमांड बना रहे। तो जो बॉटम हाफ है पॉपुलेशन का, जो ज़्यादातर एग्रेरियन इकोनॉमी में, चाहे ऐसे भी हमारे पास इतना ही मांग की क्षमता है कि हम उसको जनरेट कर सकें जिससे इकोनॉमी बढ़े। क्योंकि 61% जो लगभग 61% योगदान GDP में डोमेस्टिक कंजम्पशन से है लगभग, जिसमें या तो वो स्थिर पड़ गई है या गिर ही रही है। हमने ये भी देखा है कि जो है 45% अभी भी वर्कफोर्स कृषि में है, और वो पिछले कई सालों में वापस गई है कृषि में। तो रूरल वेजेस जो हैं या तो स्टैग्नेंट हो गए हैं या गिर रहे हैं। तो रूरल वेजेस गिर रहे हैं, तो ये डोमेस्टिक मांग जो है बहुत लंबे समय तक रखना, जो कि सस्टेन कर सके ग्रोथ को, ये मुश्किल होगा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी है और वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुके हैं पटना में। और उसके अलावा साथ जैसे ही सरकार गिरी उसके बाद लालू यादव के घर पर ईडी पहुंच गई, लालू यादव से पूछताछ हुई है। लैंड फॉर जॉब स्कैम है, तो जॉब दी गई, उसके बदले में ज़मीनें ली गई, ऐसा आरोप है। और उस पर तेजस्वी यादव को भी घेरने की कोशिश है अब इसके जरिए। दूसरी तरफ ईडी की एक और कार्रवाई हेमंत सोरेन के खिलाफ हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं झारखंड के। छोटी मोटी और भी खबरें हैं रेड और इससे जुड़ी, जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके यहाँ भी 5वां सम्मन ईडी का पहुँचा। और जो भूपेंद्र हुड्डा हैं कांग्रेस के नेता हैं हरियाणा के, उनके यहाँ भी ईडी पहुंची, वो भी ईडी के उसमें पेशी में गए। तो एक ईडी इस समय चारों तरफ सर्वव्यापी संस्था हो गई है, और मजे की बात है कि टारगेट पे सारे के सारे विपक्ष के नेता हैं। आपको इसको इस पर्सपेक्टिव में देखना होगा कि नीतीश को ये स्पेस कैसे मिलता है मैन्यूवर का। तो बिहार जो है अन्य हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों से एक अपवाद में है, और इसको लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि पिछले 32 सालों में बिहार में एक भी बहुमत वाली पार्टी नहीं आई है जो अपने दम पर सरकार बना सके।
तो ये अन्य हिंदी राज्यों या महाराष्ट्र एकमात्र मुझे राज्य लगता है जिसमें ये स्थिति है, बाकी से बिहार इसमें अलग है। 1995 में आप कह सकते हैं कि जो तत्कालीन जनता दल था, जो बाद में लालू आरजेडी यादव हुआ, की वो एक सिंपल मेजोरिटी तक पहुंची थी। बाकी 1990 से 2020 तक अभी तक नहीं है। तो इससे हाँ, नीतीश गठबंधन कुमार भी 112 मैक्सिमम गए थे नहीं, ना? हाँ, 2010 में जो बहुत प्रचंड बहुमत वाली मानी जा रही थी, उसमें भी जेडीयू और भाजपा दोनों को कोई बहुमत अपने दम पर बहुमत नहीं थी। तो ये एक पॉलिटिक्स ऑफ मिसिंग पीस है कि इसमें मिसिंग पीस है। अब जैसे दो जो वैचारिक धुरी पे एक आरजेडी या बीजेपी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। तो मिसिंग पीस जो इधर जा सकता है उधर जा सकता है, वो नीतीश की पार्टी है। इसका उन्हें नुकसान भी हुआ है ये स्विच करने का, वो डिक्लाइनिंग है और ये वो पूरी तरह अवेयर हैं। तो अब उनका पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल हो गया है कि अपनी पार्टी भी बचाना, और अपनी पार्टी से उनको एक प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स हो गया है, असुरक्षा की भावना की। भाजपा भी उनकी पार्टी तोड़ना चाहती है, आरजेडी भी तोड़नी चाहती है। ये बात सबको मालूम है कि जो तीन मुख्य वहाँ पर घटक हैं पावर में, कि एक बीजेपी, दूसरा आरजेडी, तीसरा आरजेडी प्लस में बात कर रहा हूँ, और तीसरा जो है नीतीश। आरजेडी प्लस में कांग्रेस और सीपीएम, महागठबंधन सीपीएमएल। अगर इनमें से कोई भी, इन तीन जो ब्लॉक्स में से कोई भी दो ब्लॉक मिल जाते हैं तो जो छूट गया ब्लॉक है उसके लिए जीतना असंभव है। ये क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, जो मैंने न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए कवर भी किया था, उस समय ऐसी वेव थी कि एक किशनगंज की सीट को छोड़ के 39 की 39 सीट जेडीयू और बीजेपी जीत गए थे। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझती है। बीजेपी इज़ ए वेरी मेटिकुलसली चुनाव लड़ने वाली वो पार्टी है। वो एक एक सीट के लिए लड़ रही है। वो राम मंदिर का इतना जो बनने के बाद जो वेव लोगों को दिखाई दे रही है चुनाव से पहले, उससे वो कॉम्प्लेसेंट नहीं हो रहे हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया है, इसके अलावा कि नीतीश को क्या चाहिए था, जो बहुत विस्तार से अभी आनंद ने समझाया, नीतीश को क्या चाहिए था, अगर उस बात को मैं दोबारा से दोहराव न करूं, उसको मानते हुए बीजेपी को क्या चाहिए था। बीजेपी को ये चाहिए था न केवल गठबंधन को कमजोर करना, बल्कि दे वांट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कंट्रोल, वो चाहते हैं। और यही लड़ाई झारखंड में भी है। यही बात वो ममता के साथ भी करना चाह रहे हैं वहाँ पर, कि ट्रेड ऑफ एक चाहते हैं कि भैया ये चुनाव जो है, ममता बनर्जी जो अटैक कर रही हैं उनकी राहुल गांधी के, आपको याद होगा, क्योंकि हम कांग्रेस के कई, और मेरी बात से लोग समझ जाएंगे मैं किस कांग्रेस नेता की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ के सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस नेता हैं, तो वो बार बार बड़े अनकंफर्टेबल होते थे जब ममता दिल्ली में आके राहुल गांधी के बगल में खड़े हो रही थी, रंजन चौधरी। हाँ, तो वो जो है उनके साथ खड़े हो रही थी ममता बनर्जी स्टेज पर, जो यात्रा का पहला पार्ट था, जो साउथ टू नॉर्थ वो चले थे, क्योंकि राहुल गांधी की कामयाबी मिले न मिले एक परसेप्शन बन रहा था कि मुस्लिम्स विल बैंक ऑन हिम मोर, अगर ये चुनाव के नतीजे आने से पहले, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के हुए हैं, और अभी भी उसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा मुस्लिम से। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।